हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो हम लोग राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग फॉर बिजनेस ऑडियंसेस लास्ट लेक्चर में हमने कुछ पोर्शन कंप्लीट किया था। आज हम लोग रिमेनिंग पोर्शंस को कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी जल्दी आज फटाफट जो है आप लाइव जो है जुड़ जाइए और आज हम लोग क्लास को जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। और आज 5.7 पूरी तरीके से पूरा चैप्टर आज हम लोग ख़त्म करेंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेटर क्या होता है, लेटर के कितने टाइप्स होते हैं, ये हमने शायद लास्ट क्लास में भी देखा था। आज उसका हम लोग फॉर्मेट देखेंगे। रिपोर्ट क्या होता है ये देखेंगे। फिर आपका टाइप्स ऑफ रिपोर्ट देखेंगे। बिजनेस प्रपोजल क्या होता है वो देखेंगे। बिजनेस रिपोर्ट क्या होता है वो देखेंगे। बिजनेस रिपोर्ट के कंटेंट क्या होते हैं वो देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी फटाफट जुड़ जाइए। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास। कल का क्लास जो है किसी कारण की वजह से नहीं हो पाया था। आज हम लोग उस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। एक मिनट। चलिए, जब तक सब लोग ऐड हो रहे हैं तब तक हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़े थे वो रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था कि राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग फॉर बिजनेस ऑडियंसेस, यानी कि बिजनेस ऑडियंसेस के लिए हम लोग कुछ राइटिंग करेंगे, हम लोग कुछ लिखेंगे, उनको इन्फॉर्म करेंगे और उनके लिए कुछ ड्राफ्ट करेंगे, उनको कुछ रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे लिख कर, है ना। लिख कर प्रोवाइड करेंगे, रिटर्न फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे। तो बिजनेस ऑडियंसेस हमने देखा था कि सभी बिजनेस के कुछ ऑडियंसेस होते हैं। ऑडियंसेस यानी कि उनके कस्टमर, उनके क्लाइंट्स को यहाँ पे ऑडियंस कहा जा रहा है बिजनेस का। तो बिजनेस एक कस्टमर या बिजनेस एक क्लाइंट ही क्या है, बिजनेस के ऑडियंसेज है ना। तो किसी भी बिजनेस का जो पर्पस होना चाहिए, पहला मोटिव ये होना चाहिए, ड्यूटी होना चाहिए कि वो अपने कस्टमर्स के नीड एंड वांट्स को, अपने ऑडियंस को एट द एंड ऑफ द डे सेटिस्फाई करे अपने सर्विसेज से, अपने प्रोडक्ट से, है ना। और ये सिर्फ आपके प्रोडक्ट सप्लाई करने से, प्रोडक्ट बेचने से पॉसिबल नहीं होगा। आपको उनसे कनेक्ट भी रहना पड़ेगा, आपको उनसे पर्सनल टच में रहना पड़ेगा, उनके क्योरीज के सॉल्व करना पड़ेगा, उनसे कहीं ना कहीं आपको इंटरेक्शन करते रहना पड़ेगा, तभी वो कस्टमर जो है वो आपसे जुड़े हुए रहेंगे। तो यही चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। कि रिपोर्ट का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने बिजनेस में, इंटरनल एक्सटर्नल कांटेक्ट करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं राइटिंग को। बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उस दिन हमने पढ़ा था ये सारी चीजें। फिर हमने पढ़ा था कि भाई ऑडियंसेस होते कितने प्रकार के। फ्रेंडली ऑडियंस, अनइन्फॉर्म ऑडियंस, अपेथेटिक ऑडियंस, होस्टाइल ऑडियंस। फ्रेंडली ऑडियंस में मैंने बताया था कि वो ऑडियंस जो आपसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड ऑलरेडी हैं, जो आपके बारे में जानते हैं, आपसे ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं और उन्हें समझाना बहुत ही आसान है, उनके साथ डील करना बहुत ही आसान है ना। वो होते हैं हमारे फ्रेंडली ऑडियंस। अनइन्फॉर्म ऑडियंस, वैसे ऑडियंस जो आपके बिजनेस के बारे में नहीं जानते, उन्हें पहले बताना, उनका ट्रस्ट जीतना, आपको सबसे पहले जो है उनके अपने बिजनेस के बारे में एजुकेट करना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसलिए आप बिजनेस ऑडियंसेस को चीजें लिखेंगे। फिर एपेथेटिक ऑडियंस होते हैं वो ऑडियंस जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं स्टार्टिंग में। उन्हें अपने आप को पहले जस्टिफाई करना पड़ता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखना पड़ता है, उनको इंटरेक्ट करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है अपने बारे में, उनका इंटरेस्ट जगाना पड़ता है और उनके साथ कहीं ना कहीं डील करना हार्ड होता है। और एक होते हैं होस्टाइल ऑडियंस जो शुरू से ही आपसे बात ही नहीं करना चाहते, उनको समझाना सबसे मुश्किल होता है। यानी वो कहते हैं दे लिसन विद क्लोज क्लोज माइंड, यानी वो आपकी बातें सुनते हैं बट वो एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। आपकी बातें सुन भी रहे हैं लेकिन
एक तरह से नहीं सुन रहे हैं, यानी क्लोज माइंड के साथ सुनते हैं, बस आप बोले जा रहे हैं और सामने वाला बस कोई फीडबैक नहीं प्रोवाइड कर रहा, वो शुरू से आपके साथ डिसएग्री हो, तो होस्टाइल ऑडियंस होता है। फिर हमने पढ़ा था कि भाई बिजनेस ऑडियंसेस को क्यों लिखे, इसके रीजंस क्या हैं। तो सबसे पहला बताए थे कि इनको इन्फॉर्म करने के लिए, है ना, उनको इन्फॉर्म करने के लिए। परसुएड, परसुएड का मतलब होता है कहीं ना कहीं उनको समझाना बुझाना, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, है ना, जिससे कि कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जो पर्सनल रिलेशन है ना, पब्लिक रिलेशन है, वो स्टैब्लिश हो पाएगा। तो आजकल जो है बिजनेस की प्रायोरिटीज हो गई है लोगों को प्रमोट करना, सॉरी लोगों को प्रमोट करना बोलते हैं, लोगों के बीच में अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, अपने ब्रांड को प्रमोट करना, है ना, जिससे कि लोगों के कहीं ना कहीं लोग आपको जानेंगे, आपको ब्रांड को जानेंगे, आपको प्रोडक्ट को जानेंगे, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको जानेंगे, उनके साथ एक रिलेशन स्टैब्लिश करने में हेल्प करेगा, और कहीं ना कहीं आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे तो गुडविल बनाने में हेल्प करेगा। तो गुड इवनिंग मानसी, गुड इवनिंग मानसी। तो फटाफट देखते हैं हम लोग। चलिए तो क्लास शुरू करते हैं, 7:30 बजने वाला है। तो अभी तक हमने जो कल पढ़ा था लास्ट क्लास में वो रिवाइज हो चुका है। एक पोर्शन और बच गया था, लेटर्स, लेटर्स क्या होता है और टाइप्स ऑफ लेटर। तो लेटर मैंने बताया था आपको कि एक तरह से क्या है, एक कमिटमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है जो हम कहीं ना कहीं किसी को पर्पसफुली लिखते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, किसी को मोटिवेट करने के लिए, किसी को इंस्पायर्ड करने के लिए, ताकि कस्टमर हमारे कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट को, सर्विसेज को बाय करे, खरीदे, है ना। फिर उसमें जैसे सेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, सेंडिंग ऑफर डिटेल्स हो सकता है, वेंडर्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं, परचेजर को कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो ये बहुत सारी चीजें। चलिए अंकित कुमार कह रहे सभी को राम राम। चलिए सभी को मेरे तरफ से भी राम राम। फिर हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि भाई टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर, तो इंक्वायरी लेटर, तो जब एक कस्टमर बिजनेस को कुछ गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए जब वो कोई लेटर लिखता है बिजनेस को, तो वो इंक्वायरी लेटर कहलाता है। फिर होता है कोटेशन लेटर, जब बिजनेस जिसका इंक्वायरी आया है उसके पास उसका आंसर लेने के लिए, है ना, कि वो क्या चाहता है, बिजनेस जब उसके पास लेटर भेजता है बायर के पास, तो वो कहलाता है कोटेशन लेटर। फिर ऑर्डर लेटर, जब कोटेशन लेटर यानी इंफॉर्मेशन आने के बाद कस्टमर्स जब अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो वो ऑर्डर लेटर कहलाता है। फिर जब ऑर्डर आ जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी बिजनेस जो है वो कस्टमर को सामान पहुंचा देता है, प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देता है, डिलीवरी कर देता है, तो अगर वो गुड्स उस कस्टमर्स के अकॉर्डिंग नहीं रहा, इम्प्रॉपर रहा, इनकरेक्ट रहा, इनसफिशियंट रहा, गुड्स डैमेज रहा, तो उस केस में शिकायत करने के लिए जो लेटर कस्टमर लिखता है उसको कंप्लेंट लेटर कहता है। और फिर होता है रिकवरी लेटर, मनी सेलर जो है वो बायर से मनी को रिकवर करने का जो लेटर लिखता है वो रिकवरी लेटर कहलाता है। चलिए यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे आज फॉर्मेट ऑफ लेटर। तो हमने पढ़ा है भाई लेटर दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, है ना, फॉर्मल और इनफॉर्मल। बट बिजनेस में सारे फॉर्मल लेटर ही होते हैं, इनफॉर्मल लेटर नहीं होते। तो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देखो क्या होता है, आपने क्लास 12 में भी पढ़ा होगा या 10 में जो भी पढ़े होंगे आप लोग, तो आपने पढ़ा है कि सबसे पहले जो है वो सेंडर का एड्रेस लिखते हैं। किसका एड्रेस लिखते हैं? सबसे पहले हम सेंडर्स का एड्रेस लिखते हैं, जो गुड्स भेज रहा है। फिर हम लिखते हैं डेट, जिस दिन वो डेट लेटर लिखा जा रहा है। और फिर लिखते हैं हम रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर एड्रेस यानी जिसके लिए पत्र लिखा जा रहा है, तो सेंडर यानी पत्र लिखने वाला, डेट जिस दिन लिखा जा रहा है, और रिसीवर यानी जिसके लिए डेट लेटर लिखा जा रहा है, जो उस लेटर को रिसीव करेगा। ऋषभ, गुड इवनिंग ऋषभ, गुड इवनिंग। चलिए तो पहला आपका फॉर्मेट ऑफ लेटर जो है, पहला सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, फिर लिखाएगा आपका सब्जेक्ट। आपका लेटर का सब्जेक्ट क्या है?
है ना। आप कंप्लेन लेटर लिख रहे हैं तो आप कंप्लेन अपना सब्जेक्ट में डालेंगे। आप अगर इंक्वायरी चाहते हैं तो आप किस प्रोडक्ट की इंक्वायरी चाहते हैं, किस सर्विसेज की इंक्वायरी चाहते हैं, वो सब्जेक्ट में मेंशन करेंगे। अगर आप रिकवरी चाहते हैं तो रिकवरी के लिए आप जो है सब्जेक्ट लिखेंगे। यानी जो भी टाइप का आप लेटर लिख रहे हैं, जो भी आपका मैटर है, सब्जेक्ट मैटर है, वो सब्जेक्ट में डालेंगे। और फिर लिखेंगे आप सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन यानी कहीं ना कहीं उसको आप संबोधन करेंगे, है ना। रिस्पेक्टेड या डियर से आप उन्हें संबोधन कर सकते हैं, है ना। तो रिस्पेक्टेड मिस्टर पी की हुआ। उसके बाद आप लिखेंगे सबसे पहला बॉडी। तो सबसे पहला बॉडी में क्या होता है, मेन बात, सब्जेक्ट मैटर को थोड़ा डिटेल में बताना है। यानी कि जो आप यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर लिखे हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में आपका जो मेन लेटर का पर्पस है वो लिखना है। और उसके बाद फिर उसको डिस्क्राइब करना है सेकंड पारा में, उसको और डिटेल में सब जो है वो डिस्क्राइब करना है कि क्या चीजें चाहिए, क्या चीजें नहीं चाहिए, क्या प्रॉब्लम आया आपको। और इन लास्ट लास्ट में जो है वो कहीं ना कहीं आपको सजेशन के साथ खत्म करना है, या फिर जो है आपको रिक्वेस्ट के साथ खत्म करना है ना। सजेशन के साथ या फिर रिक्वेस्ट के साथ आपको खत्म करना है। और फिर यहाँ पे आएगा रिसीवर का नाम, सॉरी सेंडर का नाम, सेंडर्स नेम आएगा और सेंडर्स का सिग्नेचर आएगा। ठीक है, योर सिंसियरली। तो ये है आपका लेटर का फॉर्मेट। राम राम दीपू कुमार, फटाफट देखिए आज हम लोग जल्दी जल्दी खत्म करने वाले हैं 5.7 राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग फॉर बिजनेस ऑडियंस। तो आपको लेटर ऑफ फॉर्मेट ऑफ लेटर क्लियर हो गया सबका। पहला सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, फिर आपका सब्जेक्ट मैटर, फिर सैल्यूटेशन, फिर आपका आएगा पैराग्राफ, फिर आएगा आपका जो है एंडिंग। तो एंडिंग में आप सेंडर्स का नाम लिख सकते हैं और आप उसका साइन लिख सकते हैं, अपना साइन लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो आपका लेटर ऑफ फॉर्मेट क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले मेमोरेंडम। मेमोरेंडम क्या होता है? तो मेमोरेंडम एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, ध्यान से, इंटरनल मैनेजमेंट यानी कंपनी बिजनेस अपने इंटरनली जो मैनेजमेंट हो रहा है उस मैनेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स का, कुछ कम्युनिकेशन, कुछ रिटन डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करती है ना। रिटन कम्युनिकेशंस जो है एक तरह से कम्युनिकेशन करने के लिए रिटन डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करती है इंटरनल मैनेजमेंट में। तो वो आपका डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम कहलाता है ना। इंटरनली चीजों को मैनेजमेंट करने के लिए जो इंट्रैक्शन करना है, जो रिटन फॉर्म में करते हैं, उसको हम लोग एक तरह से मेमोरेंडम का नाम देते हैं। क्या कहता है? A memorandum is a one to all note normally used for communicating policies, procedures, रिलेटेड ऑफिशियल बिजनेस विद इन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली पॉलिसीज, प्रोसीजर, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेक्ट करने के लिए, बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो मेमोरेंडम कहलाता है। तो इट इज ऑफन रिटन फॉर ब्रॉडकास्टिंग अ मैसेज टू एन ऑडियंस rather than a one-on-one interpersonal communication. It may also be used to update a team on activities for a given project or to inform a group within a company of an event, action or observation. क्या कहता है? ये जो है ये किसी सिंगल मतलब वन टू वन प्रोसेस नहीं होता, ये किसी टीम को पर्पसफुली भेजा जाता है ना। किसी काम से संबंधित, किसी प्रोजेक्ट से संबंधित, किसी ग्रुप से संबंधित, किसी एक्शन से संबंधित, किसी इवेंट से संबंधित, है ना, एक ग्रुप को भेजा जाता है। A short message or record used for internal communication business, यानी एक ऐसा मैसेज जो इंटरनल कम्युनिकेशन जो है करने के लिए बिजनेस में इस्तेमाल किया जाता है, वो हमारा मेमोरेंडम कहलाता है। अ शॉर्ट मैसेज और रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट यूज फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन इन बिजनेस। बिजनेस में इंटरनल कम्युनिकेशंस के लिए, है ना, जो हम इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट मैसेज या रिकॉर्ड, उसे हम मेमोरेंडम का नाम देते हैं। तो मेमोरेंडम का फॉर्मेट क्या है? मेमोरेंडम का फॉर्मेट आप देखेंगे, मेमोरेंडम का फॉर्मेट देखेंगे तो देखिए टू यानी किसे लिखा जा रहा है ना, किसे लिखा जा रहा है, यानी एक तरह से रिसीवर ऑफ द मेमोरेंडम। फ्रॉम यानी किसके द्वारा लिखा जा रहा है, यानी सेंडर। जिस दिन लिखा जा रहा है, डेट, है ना। और ये जो है आपका क्या आपका सब्जेक्ट मैटर है, रीजन क्या है आपका मेमोरेंडम लिखने का, है ना। रीजन क्या है वो लिखना है आपको। क्या आप बताना चाहते हैं, क्या रिपोर्ट करना चाहते हैं,
वो लिखना है, और फिर लिखना है आपको बॉडी ऑफ मेमोरेंडम। तो यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले मेमोरेंडम के फॉर्मेट में क्या चीजें लिखते हैं। तो सबसे पहले रिसीवर का नाम लिखते हैं, फिर सेंडर लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, फिर रीजन लिखते हैं, और फिर बॉडी ऑफ द मेमोरेंडम लिखते हैं। एक ऐसा शॉर्ट मैसेज जो हम बिजनेस में इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं रिटन फॉर्म में, वो मेमोरेंडम कहलाता है। ये मेमोरेंडम का फॉर्मेट ही है। सैंपल मेमोरेंडम देखिए, एक मेमोरेंडम का सैंपल यहाँ पे देखिए, दिखते हैं, देखिए सैंपल टू मिस्टर ABC सेल्स मैनेजर, यानी सेल्स मैनेजर को लिखा जा रहा है फ्रॉम XYZ मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो सेल्स मैनेजर को एक डॉक्यूमेंट लिख रहा है, एक शॉर्ट मैसेज लिख रहा है, जिसको हम लोग मेमोरेंडम का नाम देते हैं। किसने लिख रहा है? 14 दिसंबर 2017 को। और रीजन क्या है, पर्पस क्या है रिपोर्ट का, मेमोरेंडम का? तो ये है आपका बिहेवियरल इशू, यानी बिहेवियरल इशू यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर किसी के कहीं ना कहीं बिहेवियरल से वो खुश नहीं है, जिसके वजह से वो सेल्स मैनेजर को बिहेवियर के बारे में इशू जो भी है वो बता रहा है। इसके लिए रिपोर्ट, सॉरी, इसके लिए मेमोरेंडम वो इशू कर रहा है सेल्स मैनेजर को। मैनेजिंग डायरेक्टर सेल्स मैनेजर को एक मेमोरेंडम इशू कर रहा है ना। देखिए, a number of clients lately have been complaining about the behavior of the sales team members, यानी जो क्लाइंट हैं, कस्टमर्स हैं, वो बहुत बार जो है वो टीम मेंबर्स के बारे में, यानी सेल्स टीम मेंबर, यानी जो बेचने वाले हैं, यानी जो स्टाफ होते हैं जो सामान दिखाता है, यानी जो सेल्स मेंबर है, सेल्स टीम के मेंबर्स हैं, उनके बिहेवियर के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं क्लाइंट्स लोग। Our clients have complained regarding the use of an inappropriate language and rude behavior from the sales staff. और हमारे जो क्लाइंट्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर कह रहा है कि उनको सुनने में आया है कि कस्टमर जो है, जो स्टाफ है वो कस्टमर से अच्छे से बात नहीं करते हैं, क्लाइंट से अच्छे से बात नहीं करते हैं, रूड बिहेवियर रखते हैं। सो दीज कंप्लेंट्स कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपनी इमेज एंड ब्रांड नेम। और ये सारी चीजें जो, ये कंप्लेन जो है वो कंपनी के ऊपर कहीं ना कहीं कंपनी का इफेक्ट जो है, कंपनी के ऊपर बैड इफेक्ट डाल रहे, कंपनी का इमेज, ब्रांड नेम खराब कर रहे हैं। तो आई थिंक इट इज इसेंशियल दैट यू नीड टू कोऑर्डिनेट विद योर टीम मेंबर्स एंड सॉर्ट आउट दिस इशू। तो मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे कह रहा है कि इसको सेल्स मैनेजर को कि इस इशू पे थोड़ा सा फोकस करो और लोगों को सुधारो, क्योंकि आप जो है सेल्स मैनेजर हैं, अपने सेल्स के जो भी मेंबर्स है टीम के, उनको आप बताओ कि भाई अच्छे से एप्रोप्रिएट वे में लोगों से बात करो, पोलाइटली बात करो, अच्छे से बात करो, है ना। तो ये एक इश्यूज पे एक शॉर्ट मैसेज प्रोवाइड करना हुआ, है ना, किसी टारगेट के बारे में, किसी इश्यूज के बारे में, किसी कॉन्फ्लिक्ट को ठीक करने के लिए, तो हम लोग मेमोरेंडम का इस्तेमाल करते हैं। So if necessary, I can arrange for the HR personnel to assist you in the process and send us detailed report along with statement for your team members. और मैनेजिंग डायरेक्टर इस लास्ट कहता है कि अगर आपको ये सारी चीजें अगर आप नहीं ठीक कर पाते हैं तो फिर हम जो है नए लोगों को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, है ना। तो ये है आपका मेमोरेंडम, एक शॉर्ट मैसेज जो कहीं ना कहीं इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए किया जा रहा है कंपनी में, बिजनेस में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट, तो रिपोर्ट आप जान रहे हैं एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर ऑडियंस को, है ना। मेमोरेंडम में क्या हो रहा था, आप इंटरनल कम्युनिकेशन करने के लिए, इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, यानी बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे थे, एक शॉर्ट मैसेज, एक कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए, एक मैसेज पहुंचाने के लिए, कोई इश्यूज को बताने के लिए। अब हम लोग रिपोर्ट में क्या देखते हैं, तो रिपोर्ट एक पर्टिकुलर ऑडियंस, एक खास ऑडियंस को एक खास पर्पस के लिए जब हम चीजें लिखते हैं तो उसको रिपोर्ट बोलते हैं। तो अ रिपोर्ट इज रिटन टू पास ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन विद अ क्लियर पर्पस टू अ पर्टिकुलर ऑडियंस। तो ये ऑडियंस बाहर के भी हो सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, कस्टमर्स भी हो सकते हैं, क्लाइंट भी हो सकते हैं। So the information is clearly structured making use of section and headings। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो वो स्ट्रक्चर के बेस पे बनाया गया, कुछ सेक्शंस में, यानी सेक्शन, सब सेक्शन, हेडिंग, सब हेडिंग में चीजें बताई जाएंगी, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी सारी चीजें यहाँ पे सिस्टमैटिक वे में लिखा हुआ होगा, है ना, जिससे कि उसे लोकेट करना, उसे फॉलो करना सामने वाले के लिए आसान हो जाए। So a report can outline the purpose, audience, problem और issue together with any specific requirement for format। यानी कहता है कि एक जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं चीजों को आउटलाइन करता है
है ना, क्या पर्पस है, क्या ऑडियंस है, कौन ऑडियंस है, क्या इश्यूज है ना, ये सारी चीजें रिपोर्ट में मेंशन की होती है। हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। तो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट क्या होता है? पहला होता है इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, नाम से लग रहा है इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी ऐसा रिपोर्ट जो कोई चीज इंफॉर्म करने के लिए किसी को लिखा जा रहा है, वो होता है इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। देखो क्या है, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट प्रेजेंट फैक्ट्स अबाउट अ सर्टेन गिवन एक्टिविटी इन डिटेल विदाउट एनी नोट और सजेशंस। तो जब सिर्फ और सिर्फ किसी फैक्ट्स को बताने के लिए जो एक्टिविटी दिया गया, उस एक्टिविटी के बारे में फैक्ट्स को प्रोवाइड करने के लिए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, उसमें कोई नोट और सजेशंस नहीं होंगे उस काम के लिए, सिर्फ वो काम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, उस रिपोर्ट में वो कहलाएगा इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एनालिटिकल रिपोर्ट, analytical reports contain facts and analytic explanation offered by the reporter himself or may be asked by the one who seeks the report। एनालिटिकल रिपोर्ट्स वो होता है जिसमें फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन होता है ना, जो कि उसमें रिपोर्टर देता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। फिर होता है रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट्स आर यूजुअली बेस्ड ऑन रिसर्च वर्क कंडक्टेड बाय एन इंडिविजुअल और बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन अ गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आ रहा है और उसके लिए कोई कमेटी बनाई गई है कि इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिए, इस पर रिसर्च कीजिए और फिर हमको बाद में रिपोर्ट कीजिए, यानी एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को बोलता है कि इस पर रिसर्च करो और हमें रिपोर्ट दो। तो जब किसी प्रॉब्लम या जो है प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने के लिए जब कोई रिसर्च करता है, तो उस रिसर्च के लिए जो रिपोर्ट तैयार करता है, जिसको हम लोग रिसर्च रिपोर्ट कहते हैं। फिर होता है स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स आर मेड टू बी प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ रूल और अ कस्टम नाउ हैज बिकम अ रूल। नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स आर नॉट लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ रूल एंड नॉर्म्स। यानी कि स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स एक ऐसा रिपोर्ट है जिसमें कहीं ना कहीं लीगल कुछ रूल्स, रेगुलेशन, कस्टम, कन्वेंशंस यानी कुछ मान्यताएं, अजम्पशंस, प्रथाएं उसमें मेंशन होती हैं, वो कहलाता है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स। और वैसे रिपोर्ट्स में कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं होता है, कोई रूल्स उसमें मेंशन नहीं करना होता है, वो हमारे होते हैं नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स। फिर होता है रूटीन रिपोर्ट्स। रूटीन रिपोर्ट जो जनरली हम कम्युनिकेशंस के लिए लिखते हैं। रूटीन रिपोर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड पीरियडिकली ऑन मैटर्स रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी होते हैं जिसमें रेगुलर वो रिपोर्ट मांगते रहता है, जैसे सेल्स का भाई क्या रिपोर्ट है जरा दो, परचेज का क्या है, हमारे स्टॉक का क्या हाल है, इसमें हम चीजें लिखते हैं, हमारे प्रोडक्शंस में कैसा चल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो रूटीन वर्क होती हैं उसके लिए जो रिपोर्ट लिखा जाता है वो रूटीन रिपोर्ट होता है। और एक होता है स्पेशल रिपोर्ट। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्पेशल मैटर्स क्रिएट हो जाता है, कोई स्पेशल पॉलिसीज बनानी होती है, कोई स्पेशल सिनेरियो आ जाता है, कोई डिजास्टर आ गया, उसके लिए उसको टैकल करने के लिए जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है वो स्पेशल रिपोर्ट होता है। तो स्पेशल रिपोर्ट इज स्पेशली रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड टू बी सबमिटेड ऑन मैटर्स ऑफ स्पेशल नेचर। जो स्पेशल नेचर के मैटर पे रिपोर्ट सबमिट किया जाता है वो स्पेशल रिपोर्ट होता है। तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। नेक्स्ट आते हैं हमारा फॉर्मल रिपोर्ट, है ना। रिपोर्ट जैसे लेटर हम लोग का फॉर्मल इनफॉर्मल होता है, उसी तरीके से हमारा रिपोर्ट भी फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल यानी कहीं ना कहीं ऑफिशियल रिपोर्ट, जो कहीं ना कहीं एक सिस्टमैटिक वे में, एक स्ट्रक्चर में, एक हेडिंग, सब हेडिंग, सारी चीजें आउटलाइन की होंगी, क्या है, क्या मेन पॉइंट है, क्या मेन पॉइंट नहीं है, किस बातों को फॉलो करना है, किस बात को नहीं फॉलो करना है, ये सारी बातें सिस्टमैटिक ढंग से लिखी होंगी, वो हमारा फॉर्मल रिपोर्ट कहलाता है। देखिए क्या है, रिपोर्ट्स दैट आर प्रिपेयर्ड इन प्रिस्क्राइब फॉर्म। प्रिस्क्राइब फॉर्म मतलब कि जिस फॉर्म में बताया गया है उसी फॉर्म में लिखना है। अकॉर्डिंग टू सम एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर टू प्रॉपर अथॉरिटीज आर सेड टू बी फॉर्मल रिपोर्ट्स। यानी कि एक प्रॉपर अथॉरिटीज के द्वारा जो प्रोसीजर बताया गया है, जो प्रोसेस एस्टैब्लिश किया गया रिपोर्ट लिखने का, अगर उस प्रिस्क्राइब फॉर्म में रिपोर्ट लिखा जाता है तो उसे हम ऑफिशियल रिपोर्ट या फॉर्मल रिपोर्ट कहते हैं, है ना। तो उसमें क्या क्या होता है, फॉर्म ऑफ द रिपोर्ट। फॉर्मल रिपोर्ट इज हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड इज प्रिपेयर्ड इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। पर्पस, फॉर्मल रिपोर्ट इज रिटन टू हेल्प मैनेजमेंट इन मेकिंग लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। पर्पस क्या है फॉर्मल रिपोर्ट लिखने का, तो उन्हें इन फ्यूचर में डिसीजंस लेने के लिए, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में हेल्प करने के लिए रिपोर्ट लिखा जाता है। ऑब्जेक्टिव, फॉर्मल रिपोर्ट आर यूज टू असेस डिसीजन मेकिंग बाय प्रोवाइडिंग इफेक्टिव रिकमेंडेशन। ऑब्जेक्टिव क्या होता है फॉर्मल रिपोर्ट लिखने का, उन्हें कोई रिकमेंडेशन देना, उन्हें कोई सजेशन देना जो उसके डिसीजंस लेने में हेल्प कर सकता है। लेंथ, जो फॉर्मल रिपोर्ट होता है वो लेंथ में बहुत बड़ा होता है, डिटेल में चीजें लिखी जाती है उसमें। सो इट इज लॉन्ग इन साइज ऑफ अ फॉर्मल रिपोर्ट इज लार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर्मल रिपोर्ट्स आर सर्कुलेटेड टू टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव एंड आउटसाइड पार्टीज।
क्योंकि डिसीजन मेकर कौन होते हैं, टॉप लेवल वाले होते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मल रिपोर्ट दिया जाएगा, यानी कि जो आपका ऑफिशियल रिपोर्ट दिया जाएगा वो टॉप लेवल को दिया जाएगा, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर को दिया जाएगा, डायरेक्टर्स को दिया जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिया जाएगा, आपके सीईओ को दिया जाएगा, सीएफओ को दिया जाएगा, और आउटसाइड पार्टी यानी जो शेयर होल्डर है, हमारे स्टेक होल्डर्स है, बड़े बड़े लेंडर्स है, बैंक है, इन सबको दिया जाएगा। फिर नेचर ऑफ प्रॉब्लम, फॉर्मल रिपोर्ट डील्स विद कॉम्प्लेक्स एंड नॉन रिकरिंग प्रॉब्लम्स, इट इज एनालिटिकल एंड सिस्टमैटिक इन नेचर। जो फॉर्मल रिपोर्ट होता है वो कहता है कि वैसे प्रॉब्लम जो कॉम्प्लेक्स हैं, जो बहुत ही कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ है, बहुत ही जटिल है, बहुत ही परेशान करने वाला है, जो बार बार वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता, उसके लिए जो रिपोर्ट तैयार करते हैं और जो सिस्टमैटिक वे में तैयार करते हैं, वो हमारा फॉर्मल रिपोर्ट होता है। तो फॉर्मल रिपोर्ट को कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक ढंग से और एनालिटिकल रूप में बनाते हैं। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ राइटिंग, फॉर्मल रिपोर्ट इज रिटन फ्रीक्वेंट इनफ्रीक्वेंटली मतलब बताए थे ना अभी, ये स्पेशल मैटर पे लिखा जाता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिखा जाता है, नॉन रिकरिंग प्रॉब्लम्स के लिखा जाता है, यानी ये रिपोर्ट बार बार नहीं लिखा जाता है ना, कोई स्पेशल केसेज आता है तभी ये रिपोर्ट लिखा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टॉप एग्जीक्यूटिव्स के लिखा जा रहा है। फिर राइटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट यूजुअली रिटेन बाय इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपर्ट, और ये जो रिपोर्ट लिखा जाता है वो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स के द्वारा लिखा जाता है, वो इंटरनल एक्सपर्ट्स कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल, एक्सपर्ट जो है वो इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। आपको देखते होंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियों में स्पेशली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट रहता है, जो लेटर लिखता है, ईमेल लिखता है, क्योंकि सबको नहीं आता है सारी चीजें करने के लिए। ये नहीं कि अगर वो डायरेक्टर है तो उसको रिपोर्ट लिखने आ ही रहा होगा, है ना, तो उसके भी एक्सपर्ट्स होते हैं, तो वो एक्सपर्ट से लिखवाए जाते हैं। फिर यूज ऑफ विजुअल एड्स, दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट मेक्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ विजुअल एड्स टू प्रेजेंट द फैक्ट्स, और यहाँ पे इस रिपोर्ट में कुछ विजुअल एड्स होते हैं, विजुअल यानी जो एक तरह से कह सकते हैं पोस्टर टाइप का, एक तरह से कह सकते हैं उसमें कुछ पिक्चर्स, इमेजेस, कुछ डायग्राम्स, ये सारी चीजें हैं, फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर राइटिंग स्टाइल, दिस रिपोर्ट फॉलोज एन इनडायरेक्ट एंड इम्पर्सनल राइटिंग स्टाइल, इनडायरेक्ट और इम्पर्सनल राइटिंग स्टाइल का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। रिकमेंडेशन इज इसेंशियल पार्ट ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट, फॉर्मल रिपोर्ट में जो कहीं ना कहीं क्या है, रिकमेंडेशन दिया जाता है, सजेशंस दिया जाता है कि आपको क्या करना है, जो कहीं ना कहीं डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, हेल्प्स इन अ डिसीजन मेकिंग। तो ये सारे हमारे फॉर्मल रिपोर्ट्स के एक तरह से क्या है, फीचर्स हैं, फॉर्मल रिपोर्ट्स के ये हमारे फीचर हैं। अब आते हैं हम लोग इनफॉर्मल रिपोर्ट पे। तो इनफॉर्मल रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड विद नो प्रॉपर प्रिस्क्राइब फॉर्म, यहाँ पे कोई प्रिस्क्राइब फॉर्म नहीं है, अकॉर्डिंग टू एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर एंड नाइदर फॉर प्रॉपर अथॉरिटीज आर सेड टू बी फॉर्मल इनफॉर्मल रिपोर्ट्स, इनफॉर्मल रिपोर्ट। सो इट इज द अपोजिट ऑफ अ फॉर्मल रिपोर्ट, फॉर्मल रिपोर्ट का क्या है, ये अपोजिट है। अब देखिए क्या है फॉर्म ऑफ द रिपोर्ट, इनफॉर्मल रिपोर्ट आर लेस स्ट्रक्चर, इट इज लेस इंपॉर्टेंट टू फॉलो द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, इसमें फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं होता है, इसमें फॉलो करना जरूरी नहीं होता है। पर्पस क्या होता है, द मेन पर्पस ऑफ एन इनफॉर्मल रिपोर्ट इज टू प्रेजेंट द फैक्ट्स टू असिस्ट मैनेजर्स इन मेकिंग डेली बिजनेस डिसीजन। तो डेली बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए जो मैनेजर्स को, मिडिल लेवल मैनेजर्स को जो है वो रिपोर्ट लिखा जाता है, वो हमारा इनफॉर्मल रिपोर्ट होता है। तो इनफॉर्मल रिपोर्ट लिखने का पहला कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं, दूसरा पर्पस क्या है, डेली बिजनेस डिसीजंस ले जाने के लिए जाने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, कन्वेइंग रूटीन मैसेजेस एंड टू हेल्प रूटीन फंक्शन, द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इनफॉर्मल रिपोर्ट, मैनेजर्स को डेली रूटीन बताने के लिए, कन्वे करने के लिए, है ना, रूटीन फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए जो है इनफॉर्मल रिपोर्ट लिखते हैं। फिर लेंथ, शॉर्ट इन साइज, एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट इज शॉर्ट इन साइज, शॉर्ट साइज में शॉर्ट होता है इनफॉर्मल रिपोर्ट। डिस्ट्रीब्यूशन, शॉर्ट रिपोर्ट यूजुअली सर्कुलेट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है, जैसे फॉर्मल रिपोर्ट बाहर आउटसाइड पार्टीज को भी दिए जाते थे, सर्कुलेट किया जाता था, बट इनफॉर्मल रिपोर्ट विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही सर्कुलेट होता है। नेचर ऑफ प्रॉब्लम, इसमें रूटीन प्रॉब्लम होता है, इनफॉर्मल रिपोर्ट डील्स विद लेस कॉम्प्लेक्स एंड रिकरिंग प्रॉब्लम, बार बार जो प्रॉब्लम्स आ रहा है, रॉ मटेरियल नहीं है, क्लाइंट अच्छे से, सॉरी आपके जो वर्कर्स है वो डेली बेसिस पे नहीं आ रहे, टाइम पे नहीं आते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम जो है इस पे आपका रिपोर्ट लिखा जाता है, वो इनफॉर्मल रिपोर्ट होता है। फ्रीक्वेंसी राइटिंग, जी हाँ, ये फ्रीक्वेंट बेसिस पे चलते रहता है, लगातार डेली बेसिस पे रिपोर्ट लिखा जाता है। राइटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस रिपोर्ट्स आर रिटन बाय सबऑर्डिनेट, जो आपके सबऑर्डिनेट होते हैं मैनेजर्स का, वो इसको लिखता है, इसमें एक्सपर्ट्स की जरूरत नहीं होती, जिसको जो प्रॉब्लम आ रहा है वो उसको जो है मैनेजर को रिपोर्ट करता है। यूज ऑफ विजुअल एड्स, दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट सेल्डम यूजेस विजुअल एड्स, है ना, इसमें बहुत ही
कम जो है विजुअल एड्स का इस्तेमाल किया जाता है। और राइटिंग स्टाइल, दिस रिपोर्ट फॉलोज डायरेक्ट एंड पर्सनल राइटिंग स्टाइल, आपको जैसा आता है भाई उस जो पे आपको वैसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना पर्सनल राइटिंग स्टाइल में लिख सकते हैं, जैसे आपको आता है वैसे लिख सकते हैं। बट फॉर्मल में ऐसा नहीं है, फॉर्मल है जो प्रिस्क्राइब फॉर्म है, इसीलिए ना वहां पे एक्सपर्ट लिख रहा था, फॉर्मल रिपोर्ट को एक्सपर्ट लिख रहा था, बट यहाँ एक्सपर्ट की जरूरत नहीं, यहाँ पे कोई भी लिख सकता है और भाई डायरेक्ट लिख सकते हो, अपने मन से लिख सकते हो। और रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं होता है, रिकमेंडेशन नॉट रिक्वायर्ड इन इनफॉर्मल, प्रॉब्लम बताओ और मैनेजर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। सो ये है आपका फीचर्स इनफॉर्मल रिपोर्ट का। अब हम आते सैंपल रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट। तो ये एक आपको दिया गया है एक इवेंट का एक इनफॉर्मल क्या है। On the eve of 24th September, as South Africa celebrates its Heritage Day, recognizing and celebrating the diversity of culture, beliefs, and traditions of the nation, India shares a deep cultural relation with South Africa, dates back several centuries. India diaspora holds a significant place in the culture milieu of South Africa nation. देखिए एक रिपोर्ट दिया गया है जो किसी इवेंट के ऊपर लिखा गया है, ठीक है, जो बिजनेस जो है उसको प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब मेन हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, मेन हमारा ये है बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग। बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग, फॉर्मल राइटिंग इज नोन एज बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। आप फॉर्मल रिपोर्ट को ही बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग कह सकते हैं। अब फॉर्मल बिजनेस डॉक्यूमेंट इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड स्टैटिक्स, research, information, other pertinent elements, important elements to assist decision maker in developing strategy and objectives to benefit the organization. Organizations के लाभ के लिए जो डिसीजंस मेकर ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं उनको असिस्ट करने के लिए जो रिसर्च, स्टैटिक्स, इंफॉर्मेशन, अदर एलिमेंट जो प्रोवाइड करता है वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है, बिजनेस रिपोर्ट कहलाता है। आगे बात समझ में, यानी बिजनेस रिपोर्ट इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स स्टैटिक्स, रिसर्च, इंफॉर्मेशन, अदर एलिमेंट्स टू असिस्ट डिसीजन मेकर्स इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एंड ऑब्जेक्टिव्स टू बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन। A formal business report could be several pages lengthy and feature lot of data information depending on the topic. वो formal report जो था ना वही business report है, वही business report है। आइए जरा देखते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट्स या फॉर्मल रिपोर्ट में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले कहता है कि कवर पेज होना चाहिए, कवर पेज यानी फ्रंट पेज होना चाहिए जिसमें वो प्रोजेक्ट के रिपोर्ट के बारे में वो सारी चीजें एक शॉर्ट में मेंशन हो। द फर्स्ट एंड द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट ऑफ बिजनेस रिपोर्ट इज इट्स कवर पेज विच टेल्स द रीडर्स व्हाट द रिपोर्ट इज अबाउट एंड हु रोट द रिपोर्ट। यानी कि कवर पेज में ये चीजें लिखती है कि भाई ये जो रिपोर्ट है वो है किस चीज के बारे में, टॉपिक्स ऑफ द रिपोर्ट क्या है और इस रिपोर्ट को बनाया किसने, लिखा किसने, है ना। हम लोग भी प्रोजेक्ट बनाते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं, किस बारे में प्रोजेक्ट और कौन बनाया है इसको और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रोजेक्ट किसके लिए तैयार किया गया। तो आप जब बिजनेस रिपोर्ट लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले कवर पेज मेंशन करते हैं और कवर पेज में क्या होता है, बिजनेस रिपोर्ट्स विच टेल्स द रीडर्स व्हाट द रिपोर्ट इज अबाउट एंड हु रोट द रिपोर्ट, किसके बारे में है ये रिपोर्ट और रिपोर्ट किसने लिखा है। पहला चीज क्लियर हुआ। तो बिजनेस रिपोर्ट का सबसे पहला कवर पेज होता है एलिमेंट। दूसरा कंटेंट, फिर इसमें कंटेंट क्या है, एक तरह से टॉपिक्स को लिखना, सीरियल वाइज लिखना, इस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें मिलेंगी। जैसे आप बुक खोलते हैं तो उसमें इंडेक्स होता है कि हाँ इस बुक में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उसी तरीके से इस रिपोर्ट में कौन कौन से टॉपिक पे बात किए गए हैं वो आप सीरियल वाइज लिखेंगे, उसको कंटेंट बोल रहे हैं। अब बिजनेस रिपोर्ट मस्ट हैव एन इंडेक्स पेज व्हिच टेल्स द रीडर्स अबाउट द टाइटल्स ऑफ टॉपिक्स कवर्ड इन द रिपोर्ट। इट प्रोवाइड्स अ क्विक ग्लांस एंड ओपिनियन ऑफ द नेचर एंड कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट, जिससे कि जो रिपोर्ट पढ़ने वाला है, रिसीवर ऑफ द रिपोर्ट है, रीडर ऑफ द रिपोर्ट है, उसे एक तरह से वो पेज देखने के बाद वो कंटेंट देखने का उसको एक आइडिया लग जाए कि इस रिपोर्ट में क्या क्या आगे होने वाला है, एक क्विक ग्लांस मिल जाए उसको, इंफॉर्मेशन मिल जाए, वो कहीं ना कहीं जो है वो एक ओपिनियन तैयार कर ले उसको देखने के बाद कि क्या क्या चीजें। आप जब बुक पढ़ते तो सबसे पहले आप उसको लिस्ट पढ़ते हैं, कोई नॉवेल पढ़ते हैं तो ताकि आपको जो है वो उसके कंटेंट पता चल जाए कि इस बुक में है क्या, और आप उसमें से सबसे पार्ट वही बेस्ट पार्ट निकालते हैं जो आपको उस इंडेक्स में समझ में आया और सबसे पहले आप बुक में वही चीजें पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं कंटेंट जो है वो इंडेक्स है, टॉपिक्स का सीरियल वाइज लिस्ट है ना। तो उसके बाद आप कंटेंट डालेंगे कवर पेज के बाद। फिर एग्जीक्यूटिव समरी, एन एग्जीक्यूटिव समरी प्रोवाइड्स अ कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिपोर्ट्स पर्पस एज वेल द रिपोर्ट्स मेन फाइंडिंग्स, रिकमेंडेशन, कंक्लूजन। कहता है एग्जीक्यूटिव समरी
मतलब जो इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है वो अपने तरफ से उस पूरे रिपोर्ट को एक समराइज वे में बताए कि इस रिपोर्ट में हमने क्या क्या लिखा है और हमने इसमें क्या क्या चीजें ऐड की है, क्या क्या रिकमेंडेशन दिया है, समरी। और ये जो समरी होता है वो एक पेज से आधा पेज तक होता है, एक पेज से ज्यादा का आप नहीं देंगे। क्या कहता है, द समरी इज यूजुअली हाफ पेज और लेस इन लेंथ एंड डज नॉट इंक्लूड एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। तो एग्जीक्यूटिव समरी का मतलब ये पूरा रिपोर्ट का निचोड़ जिसको बोलते हैं, है ना। पैसेज का समरी लिखते हैं ना आप लोग एग्जाम में, उसी तरीके से जो भी आपका रिपोर्ट है उसको, जो रिपोर्ट तैयार किया गया है, एकदम 10 से 15-20 लाइन में, आधे पेज में उसको पूरा समराइज कर देना, जिससे कि उसको पढ़ने के बाद उसके रिपोर्ट का नेचर समझ में आए, रिपोर्ट का इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए, है ना। सो गुड इवनिंग ऋषभ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए अब हम लोग आते हैं सेक्शन। तो सेक्शंस में क्या होता है, टू मेक योर रिपोर्ट इजियर टू ग्रास्प एंड फॉलो फ्रॉम वन इशू टू द नेक्स्ट, डिवाइडेड इनटू चंक्स एंड रिलेटेड कंटेंट्स इन द फॉर्म ऑफ सेक्शन। यानी कि आपका जो रिपोर्ट है उसको छोटे छोटे आप पार्ट में बांट दीजिए, है ना, जिससे कि उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए। तो उसमें फिर सेक्शन बांटिए और फिर आप दीजिए उसको सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन। If the report contains lot of research data, financial record, charts, reviews, graphs and drawings, put them in an appendix. Appendix का मतलब होता है कि आप जैसे कोई रिसर्च किए, आप कहीं से उस इंफॉर्मेशन को निकाले तो आप उसका वहां पे लिंक प्रोवाइड कर दीजिए। आपने वो जो रिपोर्ट निकाला है, आपने वो जो डाटा निकाला है वो किसी बुक से निकाला है, तो उस बुक का रेफरेंस दे दीजिए वहां पर, ताकि जो रिसीवर है अगर उससे उस रिपोर्ट से ज्यादा क्लियरिटी नहीं मिल रहा है उसको, तो आपने जिस बुक से उसको उस रिपोर्ट को बनाया है उस बुक को वो जाके पढ़ेगी। तो आप वहां पे सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन अपेंडिक्स में डालेंगे। इफ देयर आर ओनली सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दैट रीडर्स माइट डिजायर आफ्टर दे हैव रीड द रिपोर्ट टू वेरीफाई योर क्लेम्स। क्या कहता है कि आपने जो रिपोर्ट तैयार किया है, आपने जो क्लेम उस रिपोर्ट में किया है, उस क्लेम से अगर सामने वाला सेटिस्फाई नहीं है, तो आपने उस रिपोर्ट को जहां से जिस जिस तरीके से भी, जिस से भी हेल्प लेके आपने वो डाटा प्रोवाइड किया है वो रिपोर्ट में, उस रिपोर्ट को वेरीफाई कर सकता है, उसको एक तरह से जस्टिफाई कर सकता है, उसको एक तरह से बोले तो उसको क्रॉस चेक कर सकता है। तो इंक्लूड देम ऑन द पेजेस वेयर यू आर मेकिंग योर रिमार्क्स इफ दे आर इंपॉर्टेंट टू डेमोन्स्ट्रेट एट अ पॉइंट। और आप जो है उसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो आप उसमें कुछ चीजें ऐड भी कर सकते हैं, है ना। तो ये है आपका सबसे पहले क्या होना चाहिए, कवर पेज, टाइटल ऑफ द रिपोर्ट और कौन लिखा इसका रिपोर्ट, कंटेंट्स होना चाहिए यानी कि लिस्ट होनी चाहिए जो उस रिपोर्ट में है, जो उस रिपोर्ट का तैयार किया है उसका समराइज फॉर्म में चीजें होनी चाहिए जिससे एक आइडिया मिल जाए, और सेक्शंस के छोटे छोटे पार्ट्स बटे होने चाहिए, और इन लास्ट जहां से वो इन्फॉर्मेशन डाटा ये सब तैयार किया गया है, जहां से वो चार्ट्स, ग्राफ्स, ड्राइंग्स, ये सारी चीजें, फिगर्स ये सब लिए गए हैं, स्टैट्स लिया गया है, वो उस चीज का आप अपेंडिक्स में आप उसको बता दें, रेफरेंस नंबर दे दें, रेफरेंस बुक दे दें, लिंक प्रोवाइड कर दें, है ना। रिसर्च का लिंक प्रोवाइड कर दें, किसी के आपने अगर रिसर्च से कुछ हेल्प लिया है तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं बिजनेस रिपोर्ट। सैंपल फॉर्मेट देखिए, सबसे पहले देखो कवर पेज, है ना। कवर पेज देखो क्या है, रिपोर्ट टाइटल, क्या टाइटल है और किस दिन अपने कौन से डेट में लिखा है, और यहाँ पे कौन लिखा है इसका नाम, ठीक है। उसके बाद देखिए ये है इंडेक्स। इंडेक्स यानी सबसे पहले आप क्या है, देखिए इसी को आप देखिए क्या है, ये इंडेक्स है। इंडेक्स यानी कवर, भाई ये टॉपिक वाइज है, क्या क्या टॉपिक है इसमें। फिर जो है देखिए समराइज है, यानी कि जो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने वाला है वो अपने जो भी उसका एक्सपीरियंस है उसने यहाँ पे शेयर किया है। इसके बाद देखिएगा फिर आता है, समरी तो हो ही गया। इसके बाद टॉपिक सेक्शन, तो देखिए टॉपिक नंबर 1, टॉपिक में छोटे छोटे सेक्शन में, छोटे छोटे चंक्स में, छोटे छोटे टॉपिक बना के, सब हेडिंग ऐसे करके उसने इन्फॉर्मेशन को पुट किया, और लास्ट में फिर सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन। तो सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन देखिए क्या है, सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन देखो यहाँ पे क्या है, देखो बताया गया, गूगल क्रोम बता दिया है, लिंक दे दिया है यहाँ पे, फिर यहाँ पे बता दिया है कि हमने यहाँ से ये चीजें प्रोवाइड की हैं। तो रेफरेंस नंबर दे देगा, लिंक दे देगा, जहां से आप कोई वीडियो से चीजें आप इकट्ठा किए हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया तो उस वीडियो का लिंक दे देगा। तो ये सारी चीजें हैं आपको बिजनेस रिपोर्ट में। तो आप भी जब कोई बिजनेस रिपोर्ट तैयार करेंगे तो सबसे पहले कवर पेज डालेंगे, फिर उसमें लिस्ट बनाएंगे, फिर उसको समराइज करेंगे अपने जो भी एक्सपीरियंस को, उसके बाद उसमें आप छोटे छोटे टॉपिक्स में बांटेंगे उसको, उसके बाद फिर जो भी आप रेफरेंस देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बिजनेस प्रपोजल की। बिजनेस प्रपोजल, बिजनेस प्रपोजल
यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए बिजनेस प्रपोजल में आते हैं। कहता है बिजनेस प्रपोजल इज अ रिटन डॉक्यूमेंट सेंट टू प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स टू ऑब्टेन अ स्पेसिफिक जॉब। यानी कि प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को, यानी कि इन फ्यूचर क्लाइंट्स को, जिसे हम अपना क्लाइंट्स बनाना चाहते हैं इन फ्यूचर, उसे हम एक रिटन डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं एक बिजनेस प्रपोजल के लिए, एक काम के लिए। अब बिजनेस प्रपोजल is a written proposal presented from a business that intends to elicit business from a prospective buyer। यानी कि किसी क्लाइंट को हम अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जब हम उसे कोई रिटन डॉक्यूमेंट में चीजें प्रोवाइड करते हैं, ऑफर करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा रिटन प्रपोजल, बिजनेस प्रपोजल। इट इज अ यूनिक because it contains a lot of figures and statistics represented by pie chart and graphs। और इसमें लोगों को, क्लाइंट को क्या कहते हैं, इन क्लाइंट को एग्री करने के लिए हम उसमें बहुत सारे अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में, अपने नए बिजनेस प्रपोजल के बारे में, हो सकता है कि हम ब्रांच को एक्सपेंड करने की बात करें, जो भी है उसमें चार्ट्स एंड बहुत से ग्राफ, फिगर्स, ये सारी चीजें रहती हैं। तो बिजनेस प्रपोजल एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम स्पेसिफिक जॉब के लिए, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, एक स्पेसिफिक क्लाइंट्स को, है ना, ऑफर करते हैं, वो हमारा बिजनेस प्रपोजल कहलाता है। और बिजनेस प्रपोजल यूनिक है क्योंकि इसमें बहुत सारे फिगर्स, स्टैट्स होते हैं और जो कि पाई चार्ट और ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। बिजनेस प्रपोजल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? सॉल्यूशन। पहला, आफ्टर राइटिंग अ लीड पैराग्राफ ऑफ द कंपनीज प्रॉब्लम्स, फॉलो अप विद अ सॉलिड प्रेजेंटेशन ऑफ हाउ योर बिजनेस कैन प्रोवाइड सॉल्यूशन। यानी कि अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आया है तो उसको बिजनेस कैसे हैंडल करता है, कैसे क्लाइंट को जो है टैकल करता है ना, तो वो जो है बिजनेस प्रपोजल में वो कहीं ना कहीं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, है ना। सो फॉलो अप विद अ सॉलिड प्रेजेंटेशन हाउ योर बिजनेस कैन प्रोवाइड सॉल्यूशन। कैसे आपका बिजनेस इस प्रॉब्लम के साथ टैकल करेगा, कैसे इसको सॉल्व करेगा। फिर बेनिफिट, business proposals clearly outline for the company the benefits to be gained from doing business with a firm। यानी कि अगर आप जो है वो बिजनेस फर्म के साथ करते हैं तो कैसे आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप हमारे बिजनेस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं तो कैसे बेनिफिट मिलेगा, उस बिजनेस प्रपोजल में बेनिफिट बताइए। क्रेडिटेबिलिटी, यानी कि आप उनको भरोसा दिलाइए। दिस इज ऑफन द ओवरलुक पोर्शन ऑफ द बिजनेस प्रपोजल बट ऑल प्रपोजल्स ग्रो विथ क्रेडिटेबिलिटी। यानी कि आप जो भी बिजनेस प्रपोजल आप सामने वाले को प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रपोजल्स में क्रेडिटेबिलिटी होना चाहिए, यानी भरोसा होना चाहिए, कहीं ना कहीं बेनिफिट्स होने का। सैंपल्स, बिजनेस प्रपोजल विद सैंपल्स एंड एविडेंस ऑफ वंस एबिलिटी टू डिलीवर इज वाइटल गेनिंग द विनिंग बिड। यानी टेंडर सुने हैं ना, टेंडर, तो उसमें क्या होता है कि आप बहुत सारे रिपोर्ट तैयार करते हैं और फिर सामने वाले को आप उस प्रोवाइड करते हैं, और अगर आपका टेंडर उसके अकॉर्डिंग होता है, सामने वाले के बायर के अकॉर्डिंग होता है, क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग होता है, तो वो चीजें आपको मिल जाती हैं। तो बिजनेस प्रपोजल विद सैंपल्स एंड एविडेंस of one's ability to deliver is vital getting the winning bid। The target business proposal is all about communication, speak in a language spoken by the intended audience। और कहता है कि बिजनेस प्रपोजल जो है वो उसी ऑडियंस के लैंग्वेज में है जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हैं, जिसको आप बिजनेस प्रपोजल देना चाहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, सैंपल बिजनेस प्रपोजल टू एबीसी ह्यूमन रिसोर्स मिस्टर पी क्यू आर अकाउंट डिपार्टमेंट सब्जेक्ट प्रपोजल टू क्रिएट अ फंड रेजर प्रोग्राम। फंड रेजर प्रोग्राम यानी कि यहाँ पे फंड को गेन करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स को कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। कहता है देयर आर लॉट ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट एंड यूज ऑफिस आइटम्स लाइंग ऑन द स्टोर विच आर स्टिल इन यूजेबल कंडीशन। ऐसे बहुत सारे ओल्ड इक्विपमेंट्स है, ऑफिस आइटम है जो अभी भी यूज करने के कंडीशन में लेकिन पुराना हो चुका है। वी कैन हैव एन ऑक्शन विच विल नॉट ओनली हेल्प गेट रीड ऑफ द गुड्स बट ऑल्सो क्रिएट स्पेस इन द स्टोर। तो क्या कहे कि हम जो है इसे बिड, क्या कहते हैं, ऑक्शन करते हैं, नीलामी करने के लिए जो है हम कहीं ना कहीं ऑफर करते हैं लोगों को, जिससे कि हमारा स्टोर में स्पेस भी बचेगा और वो गुड्स से कुछ पैसे भी आ जाएंगे, गुड्स भी जो है चला जाएगा। वी कैन यूज द कलेक्टेड फंड्स रिनोवेट द डिफेक्टिव ऑफिस इक्विपमेंट एंड मशीन। और उससे ओल्ड मशीन से जो बेचकर पैसा आएगा, ओल्ड इक्विपमेंट से बेचकर पैसा आएगा, उससे हम अपने मशीन्स को बढ़ा सकते हैं, डिफेक्टिव ऑफिस इक्विपमेंट को ठीक करा सकते हैं।
and the surplus thereafter can be used in annual CSR program conducted by the company। और जो पैसा बचेगा वो हम जो हर साल CSR प्रोग्राम कराते हैं, CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो सोसाइटी के लिए काम करते हैं, कंपनी कह रहा है जो सोसाइटी के लिए काम करते हैं उसमें उस पैसा को लगा देंगे। तो ये हुआ बिजनेस प्रपोजल। तो कहीं ना कहीं आप कुछ स्पेशल करने के लिए जो है किसी को ऑफर करते हैं, है ना, स्पेशल क्लाइंट को, स्पेशल पर्सन को, तो वो हमारा बिजनेस प्रपोजल कहलाता है। बेनिफिट्स ऑफ द प्रोग्राम इंक्लूड्स, अब लास्ट टॉपिक है हमारा इनहेंसमेंट ऑफ राइटिंग स्किल। हम अपने राइटिंग स्किल को कैसे इनहेंस करें जिससे कि हमारा रिटन कम्युनिकेशन आसान हो सके, रिटन कम्युनिकेशन में हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकें। कहता है अपार्ट फ्रॉम, चलिए लास्ट टॉपिक है हमारा, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम ओरल कम्युनिकेशन, written communication is an essential part of the daily communication in this world in forms like text message, mails, business report, press release and social media। कहते हैं कि अगर हम ओरल कम्युनिकेशंस को अगर थोड़ा सा हम अलग करें तो हम ओरल कम्युनिकेशन के साथ साथ रिटन कम्युनिकेशन भी हमारा लाइफ, डेली लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है कम्युनिकेशन करने के लिए, जिसमें मैसेजेस, टेक्स्ट, मेल्स, बिजनेस लेटर, प्रेस रिलीजेस, सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू हम चीजें एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो ओरल कम्युनिकेशन के साथ साथ रिटन कम्युनिकेशन भी हमारे कम्युनिकेशन वर्ल्ड में बहुत ही बड़ा एसेंशियल पार्ट है। Writing is not just a job related skill, it is more than that. It is an art of expressing one's ideas, opinion, learnings, experience, views and values। In short, it is basically life skill। कहता है कि लिखना सिर्फ एक जॉब रिलेटेड स्किल नहीं है, ये आपके ओपिनियंस को एक्सप्रेस करता है, आपके आइडियाज को, आप जैसा लिख रहे हैं ना, आपको आपके राइटिंग से, आपके कंटेंट से सामने वाला लोग समझ जाएगा, एक्सपीरियंस लोग, कि आपके अंदर कितना एक्सपीरियंस है, आपके लिखावट से समझ जाएगा, आपके ग्रामर से समझ जाएगा, आपके वोकैब से समझ जाएगा, आपके वर्ड पावर से समझ जाएगा कि आप क्या लिख रहे हैं, आप सेंटेंस कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट इट इज अ बेसिकली लाइफ स्किल। तो लिखना एक लाइफ स्किल है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कम से कम जो है एटलीस्ट 1 पैराग्राफ किसी भी टॉपिक पे डेली आप सोने से पहले जरूर लिखें। इससे आपका कम्युनिकेशन लेवल, इससे आपका अटेंशन लेवल, इससे आपका थिंकिंग लेवल इंक्रीज कर जाएगा। प्लीज आप सोने से पहले एक पैराग्राफ किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे जरूर लिखें, एटलीस्ट 1 पैराग्राफ, और अगर आप 1 पेज 2 पेज लिख पाते हैं तो और भी अच्छा है। तो राइटिंग इज पर्सनल इन नेचर एंड इट रिप्रेजेंट्स वन ट्रू कैरेक्टर। देखिए मैंने अभी बताया कि आपके लिखावट से लोग पहचान लेंगे, यानी आपके कैरेक्टर्स को पहचान लेंगे। एज अ रिजल्ट इट हेल्प्स अ पर्सन टू कनेक्ट विद अदर्स। और आपका जैसा लिखावट है उसको पढ़ने के बाद आपसे लोग कनेक्ट हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आपका जो लिखावट है, आपका राइटिंग रिटन कम्युनिकेशन है, आपका राइटिंग स्किल है, वो कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्ट करने में आपको हेल्प करेगा। सो हाउएवर मैनी पीपल अंडर एस्टिमेट द स्कोप एंड वैल्यू ऑफ हैविंग राइटिंग स्किल्स। पीपल यूजुअली टेंड टू थिंक द ओनली अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल लाइक जर्नलिस्ट, एडिटर्स, राइटर्स हैव गुड राइटिंग स्किल्स। यहाँ लोग सोचते हैं कि भाई जर्नलिस्ट के पास, एडिटर्स के पास, राइटर्स के पास ही जो है राइटिंग स्किल्स होना चाहिए, नॉर्मल लोगों के पास नहीं। ऐसा गलत है। बट विद द राइज इन इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, हैविंग गुड writing skills has become necessary for every person with different social and industrial background। It can be learned by anyone at any time। कहता है कि आजकल सिर्फ जो है वो जर्नलिस्ट, एडिटर्स, जो राइटर्स के लिए, ये सब के लिए सिर्फ राइटिंग स्किल जरूरी नहीं है। आज के समय में कम्युनिकेशन के जमाने में सभी का राइटिंग स्किल बेटर होना चाहिए, जिससे कि कहीं ना कहीं आप सोशल में, इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड में अच्छा कर सके, है ना। और ये कभी भी सीखा जा सकता है, किसी भी टाइम सीखा जा सकता है। तो अभी भी देर नहीं हो, अभी भी पैराग्राफ लिखना शुरू करो आप लोग डेली बेसिस पे, आपका कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट हो जाएगा। अब सिग्निफिकेंस ऑफ राइटिंग स्किल, अगर आप राइटिंग स्किल अगर आपके अंदर है तो उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला है इंप्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपको लिखना अच्छे से आता है तो आपको कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगा, आप अपनी चीजों को परफेक्ट वे में, कंप्लीट वे में, कंसाइज वे में जो है लिख सकते हैं, है ना। सिंपल लेमन लैंग्वेज में लिख सकते हैं, फॉर्मल तरीके से लिख सकते हैं। सो स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल्स हेल्प अ पर्सन टू कम्युनिकेट एंड कनेक्ट विद अदर्स। इट मेक्स द मैसेज ट्रांसमिटेड क्लियर, कंसाइज एंड कॉन्क्रीट। रीडर्स कैन इजीली अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ आइडिया बीइंग प्रेजेंटेड, है ना। तो अगर आपका राइटिंग स्किल अच्छा है तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन सामने वाले को प्रोवाइड करेंगे वो क्लियर, कंसाइज एंड कॉन्क्रीट तरीके से, यानी कि मीनिंगफुल, आपका बात, आपका जो सेंटेंसेज होगा, आपका जो रिटन कम्युनिकेशन होगा, जो भी आप मैसेज लिखेंगे वो मैसेज बड़ा ही मीनिंगफुल होगा, बड़े आसान से लोग समझ जाएंगे उसमें। फिर है फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, नॉलेज। राइटिंग enables a person to pour down his ideas without imagination in a paper। यानी कि राइटिंग क्या है, अगर आप
के अंदर बहुत अच्छे से थॉट्स आ रहे, आइडिया आ रहे, बट आपको लिखना नहीं आ रहा, आपको उसको इनकोड करना नहीं आ रहा। हम लोग प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़े थे कि अगर आपके दिमाग में कोई मैसेज है, जब वो मैसेज कब बनता है, वो थॉट्स मैसेज कब बनता है, जब आप उसको इनकोड कर लेते हैं, उनको रिटर्न में या ओरल में जो भी है, आप कन्वर्ट करते हो उसको वर्ड्स में, तब जाके वो बनता है मैसेज। तो अगर राइटिंग स्किल आपका अच्छा है, तो आपके आइडियाज, थॉट को, इमेजिनेशन को पेपर में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। तो द फ्रीक्वेंटली अ पर्सन राइट, द मोर हिज ब्रेन इन इनहैंस टू जनरेट न्यू आइडिया। देखिए क्या कह रहा है, अभी मैंने जो बताया कि अगर आप ज्यादा लिखेंगे तो आपका माइंड भी नए नए आइडियाज को जनरेट करेगा, आपका ब्रेन, है ना। रिफ्लेक्टिंग ऑन दोज आइडियाज हेल्प्स इन एक्सप्लोरिंग प्रोडक्टिव वेज ऑफ सॉल्विंग एन इशू, लीडिंग ऑन फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी। मोरओवर राइटिंग इन्वॉल्व्स रीडिंग एंड रिसर्चिंग, एज अ रिजल्ट नॉलेज बेस ऑफ पर्सन इज वाइडेंड। यानी कि अगर आप चीजें लिखते हैं, है ना, आप लगातार राइटिंग स्किल पे फोकस कर रहे हैं, तो नए नए आइडिया जनरेट होंगे, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के नए नए तरीके मिल जाएंगे, है ना। आपको कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी आपके अंदर डेवलप होगा। तो आप सिर्फ जो है जो क्या कह सकते हैं कि आप ये मत सोचिए कि राइटिंग स्किल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हर पॉइंट पे, हर एक स्टेप पे आपको राइटिंग स्किल आने वाले समय में जरूरत पड़ेगा, है ना। सो राइटिंग इन्वॉल्व्स रीडिंग एंड रिसर्चिंग। आपको राइट आप कब कर पाएंगे, जब आप रीड करेंगे, रिसर्च करेंगे। बिना पढ़े आप लिख नहीं सकते, आपके पास कंटेंट ही नहीं रहेगा तो आप लिखेंगे कैसे। तो लिखना पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इससे कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन का किसी का नॉलेज है, वो कहीं ना कहीं उसका रेंज बढ़ता जाता है। इसलिए भी हमें पढ़ना चाहिए और लिखना चाहिए, राइटिंग स्किल पे फोकस करना चाहिए। फिर इनहैंसिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। भैया आप लिखोगे, पढ़ोगे, ये सारी चीजें सोचोगे, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड डेवलप होगा, है ना। तो आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो इनहैंस होगा, इंक्रीज करेगा। सो राइटिंग इन्वॉल्व्स सेवरल कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव एक्टिविटीज सच एज लिसनिंग, रीडिंग एंड देन प्रोसेसिंग द कॉन्सेप्ट इन योर माइंड एंड फाइनली पुट इट डाउन इन पेपर। इट लीड्स टू क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड देयरबाय इंप्रूविंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। कहता है कि आप जब लिखते हैं बार बार, तो इतना आसान नहीं, आप पहले चीजों को समझते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं माइंड में, तब जाके आप उसको पेपर में नोट डाउन करते हैं। और ये प्रोसेस कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी देता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स प्रोवाइड करता है, और जिससे कहीं ना कहीं आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव करता है ना। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं टारगेट अ लार्ज ऑडियंस। सो राइटिंग इनेबल्स अ पर्सन टू मेक इट्स आइडियाज reach a large number of people, if judicially planned, designed and written the information, the intended readers get the idea directed to them in complete manner, है ना। टारगेटिंग, अब जब आप एक लार्ज ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, और अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, राइटिंग स्किल अच्छा है, तो आप अपने आइडिया से लोगों तक रीच कर सकते हैं, है ना। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझा सकते हैं आप अपने, क्योंकि आपका जो तरीका है लिखने का वो बेस्ट है। आपने बहुत ही कंसाइज वे में, बहुत ही कॉन्क्रीट वे में, बहुत ही मीनिंगफुल वे में, वो कंप्लीट मैनर में वो चीजों को प्रेजेंट किया है। तो आप लार्ज ऑडियंस तक पहुंच पाएंगे अपने रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू, राइटिंग स्किल के थ्रू। So last है demanding skill in a today's world. Having good writing skill is one of the top attributes an employer looks for in a job today's evolving period. So this might act as an income generator for a person. तो अगर आज के समय में आप एक अच्छा राइटिंग स्किल है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है ना, गुड राइटिंग स्किल्स है, तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छे एम्प्लॉयर के तौर पे आपको एक अच्छा एम्प्लॉयर देख रहा है, आपको जॉब देने के लिए तैयार है, और कहीं ना कहीं ये इनकम जनरेटर बन सकता है आप सभी के लिए। तो राइटिंग स्किल पे फोकस करो। तो राइटिंग स्किल कब आएगा, जब रीडिंग और लिसनिंग आपका मजबूत होगा, उसको पेपर पे नोट डाउन करोगे डेली बेसिस पे, तब जाके आपका राइटिंग स्किल बढ़ेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इनहैंसमेंट ऑफ राइटिंग स्किल। अब राइटिंग स्किल को इनहैंस करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो भाई है ना, कहता है ऑर्गेनाइजिंग द थॉट। इट इज द फॉरमोस्ट अ पर्सन टू ऑर्गेनाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हिच ही इज प्लानिंग टू राइट हैव अ क्लियर पर्पस। यानी कि सबसे पहले आप जो है, आप थॉट को ऑर्गेनाइज करो, पहले तो सोचो, और उसको कहीं ना कहीं एक सिस्टमैटिक वे में आप उसको एनालाइज करो, आप उसको क्रिटिसाइज करो हमारे अपने थॉट्स को, और फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचो। आउटलाइनिंग बिफोर राइटिंग, लिखने से पहले कहीं ना कहीं आप उसको हेडलाइनिंग करो, मेन इंपॉर्टेंट बात लिखो, है ना। सो आउटलाइनिंग द आइडिया एंड मेकिंग की पॉइंट्स हेल्प द राइटिंग प्रोसेस स्मूथर एंड लीड्स टू अर्ली एंड बेटर फिनिशिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी कि सबसे पहले आप अपने थॉट्स को की पॉइंट्स में कन्वर्ट करो, तब जाके आप अपने प्रोसेस को, अपने राइटिंग प्रोसेस को स्टार्ट करो, नोट डाउन करना स्टार्ट करो। रीडिंग मस्ट है, रीडिंग बहुत करना पड़ेगा आपको। रीडिंग नहीं करोगे तो आपको वोकैब नहीं मिलेगा, वर्ड पावर नहीं रहेगा आपके पास, तो लिखोगे कैसे। सो रीडिंग अ वैरायटी ऑफ मटेरियल हेल्प्स इन इंक्रीजिंग नॉलेज बेस एंड ग्रोइंग अ लॉट ऑफ वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब वर्ड पावर, वर्ड आपको नए नए मिलेंगे, तभी तो आप लिख पाएंगे। वर्ड ही नहीं रहेगा, आपको आता ही नहीं है वर्ड्स, तो आपको राइटिंग स्किल भी डेवलप नहीं होगा। सो यूज सिंपल वर्ड्स एंड फ्रेजेस। आप सिंपल वर्ड्स एंड फ्रेजेस का, सेंटेंसेस का इस्तेमाल कीजिए। सो राइटिंग टू मैनी जॉर्गन्स टेक्निकल वर्ड्स
है ना, स्मार्ट लिखने के चक्कर में आप गड़बड़ कर देंगे। सो राइटिंग टू मैनी jargon and complex words do not make writing smart and impressive. So it is advisable to use simple and effective words to convey the message intended readers. इंटेंडेड रीडर, जो रीडर्स है आपके मैसेज के, उसके लिए भाई सिंपल लैंग्वेज, लेमन लैंग्वेज और इफेक्टिव वर्ड्स का इस्तेमाल करो। ज्यादा टेक्निकल जॉर्गन्स का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। फिर प्रैक्टिस, लगातार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रीडिंग का, लिसनिंग का, और ऑब्वियसली बात है लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपका राइटिंग स्किल डेवलप होगा। और आप किसके बारे में, अवेयरनेस अबाउट ऑडियंस, जिसके बारे में आप लिख रहे हैं उसके बारे में क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। सो इट इज नेसेसरी फॉर अ पर्सन टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ रीडर्स हु विल रीडिंग, जो जिसके लिए आप रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं, जिसके लिए आप लेटर लिखने जा रहे हैं, जिसके लिए आप जो भी आप लिखने जा रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप लिखेंगे, उनको उनके अकॉर्डिंग लिखेंगे। सो केयरफुल चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड सिलेक्शन ऑफ द राइट लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन विल हेल्प टू स्ट्रीमलाइन द राइटिंग, है ना, यानी जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, कौन उसे पढ़ने वाला है, उसके दिमाग में रखते हुए उसके मद्देनजर चीजें आप लिखेंगे। तो रीड बिफोर सेंडिंग, और एक बार लिखने से पहले क्या करना है, उस लिखने से पहले क्या है, उसको भेजने से पहले पढ़ लेना है। A person should always read that what she has written before sending it to others. While doing so, shortcomings of the writing become evident and can be corrected timely. और अगर उस जो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन गलत पुट हो गया या कुछ ग्रामर मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक, उसको आप सही कर लेंगे, है ना। तो भेजने से पहले जरूर एक बार आप पढ़ लीजिएगा। और इन लास्ट, फीडबैक ऑन राइटिंग, सो गेटिंग रिस्पॉन्स इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल लेसन एंड इंप्रूविंग राइटिंग स्किल्स इन फ्यूचर। और कहीं ना कहीं अगर जो आपको रिस्पॉन्स मिलता है तो उससे भी कहीं ना कहीं आपका राइटिंग स्किल्स जो है वो इंकरेज करेगा, इनहैंस होगा। तो ये सारी चीजें हैं जिससे कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हैं, अपने राइटिंग स्किल को इनहैंस कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे 5.7 खत्म होता है। अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, है ना, और उसके बाद में यह चैप्टर यहाँ पे क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो 5.7 राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग और बिजनेस ऑडियंसेस खत्म होता है 5.7। इसके बाद 5.8, 5.9, 5.10 और 5.11 चार चैप्टर और छोटे छोटे चैप्टर से बड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें कम से कम 2 सवाल तो आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पे। तो हम लोग 5.8 कल हम लोग खत्म करेंगे, है ना। तो रीडिंग, लिसनिंग, है ना, एक्टिव लिसनिंग हमने टॉपिक पढ़ा था इस कम्युनिकेशन पोर्शन में ही। और रीडिंग बहुत जरूरी है क्योंकि रीडिंग से आपको वाइडर रेंज मिलेगा, आपको वर्ड्स नए नए मिलेंगे, सेंटेंसेस, फ्रेजेस, है ना, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले समय के लिए। आप जब प्रोफेशनल्स बनेंगे ना तो उसमें भी आपको राइटिंग स्किल काम देगा। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको लिखना आना चाहिए, आपको अपने थॉट्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करने आना चाहिए। सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, आपको लेमन लैंग्वेज, आपको अपने काम में भी ये काम देगा, आपको प्रोफेशनल लाइफ में, आपको सोशल लाइफ में भी चीजें ये काम देने वाली है, ठीक है। तो चलिए फिर आज हम लोग 5.7 के साथ इस क्लास को, आज लाइव क्लास को एंड करते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, राम राम, मिलते हैं कल के क्लास में।